हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिष्ठा शर्मा, आपके सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम ई सरल। हम आप लोगों के लिए एमएक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, एंड गेम क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें आप 95% स्कोर कर सकते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए। ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इसका एक 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो भी अपलोड हुआ है ई सरल के द्वारा, मैंने ही रिकॉर्ड किया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरे चैप्टर की समरी आपको मिल जाएगी। इसके हम पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोस्ट प्रेफरेबल आंसर इसमें आपको टिक करना होता है। विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम? बेल्जियम हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में इस चैप्टर में। बेल्जियम के अंदर दो लैंग्वेज स्पीकिंग लोग हुआ करते थे मेजरली, एक तो डच एक फ्रेंच, और डच होते थे जो कि डोमिनेट करते थे, एंड फ्रेंच होते थे जो कि उनसे कम होते थे, एंड लास्ट अराउंड 1% लोग होते थे जो जर्मन भी बोलते थे। तो बेल्जियम की बात करें अगर हम वहां पे, तो वहां पे जो लैंग्वेज डोमिनेट करती थी वो हमें बतानी है। तो लैंग्वेज डच डोमिनेट करती थी, तो आंसर है डच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। आइलैंड क्या होता है? जो आसपास पानी से घिरा हुआ होता है। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि बहुत फ्यू किलोमीटर से हमारे सदर्न कोस्ट से, ठीक है। कोस्ट क्या होता है? जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो श्रीलंका की बात करें तो इधर कहीं आता है वो, तो ये जो लाइन होती है कोस्ट लाइन जिसमें एक तरफ पानी होता है उसको हम कोस्ट कहते हैं। तो किससे दूर है? क्या आता है इधर? तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर इज डन अमंग। जो पावर शेयरिंग होती है वो किस अकॉर्डिंग डन होती है, किस फॉर्म में, किस में डिवीजन किया जाता है, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर होता है जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हम जानते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस सिस्टम को हम फेडरल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की है पावर का शेयर करना, तो किस के बीच में होता है? हमने पढ़ा था 3 ऑर्गन्स के बीच में होता है। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उन लॉ को एग्जीक्यूट करवाती है, जुडिशरी वो होती है जो अगर उन लॉज का ब्रेक हो, वायलेशन हो तो हमें न्याय दिलाती है। तो आंसर है डी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन हमें भी पता है क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन है वैसे ही गवर्नमेंट के ऑर्गन है, तो तीनों सेम लेवल पे ही होते हैं, कोई बड़ा या छोटा इन ऑर्गन्स में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कास्ट ग्रुप इन श्रीलंका? तो अब हम श्रीलंका के केस को समझे तो वहां पर भी जैसे बेल्जियम के केस में था डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पे, तो श्रीलंका में भी लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन हुआ करता था कास्ट बेसिस पे, जिसमें हमने पढ़ा था सिन्हाला हुआ करते थे, तमिल हुआ करते थे। उन तमिल में भी कुछ श्रीलंकन तमिल थे और कुछ इंडियन तमिल थे जो कि इंडिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप था जो मेजर कास्ट ग्रुप था श्रीलंका के अंदर? ये ऑप्शन है, तो इसका आंसर है सिन्हाला एंड तमिल, क्योंकि सिन्हाला मेजर होल्ड करते थे पोजीशन, एंड तमिल जो श्रीलंकन तमिल थे उनको भी प्रेफरेंस दी जाती थी। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। असर्शन एंड रीजन, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप इन बेल्जियम। बेल्जियम की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंसेस था तो वो सोशल ग्रुप थे, तो हाँ ये सही है, वहाँ पे सोशल ग्रुप थे बेल्जियम के अंदर, और उनके बीच में वहाँ की गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहाँ पे डच, फ्रेंच, जर्मन लोग हुआ करते थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि इन सोशल ग्रुप को साथ में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तो वहां की गवर्नमेंट में 4 अमेंडमेंट किए थे जो हम आगे क्वेश्चन में समझ भी लेंगे, पर ये कंफर्म है कि ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड पढ़ लेते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। पहली बात तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? जो एक कम्युनिटी के लोग मिलके बनाते हैं, ठीक है, भले वो लैंग्वेज को आप बेस ले लो कि भाई सेम लैंग्वेज वाले एक कम्युनिटी में आ जाएंगे, है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो हाँ, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों पे, है ना, उनका कैसा कल्चर है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनके कुछ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज वाले लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिगार्डिंग इश्यूज को रिजॉल्व करवाने में हेल्प करती है, तो ये भी करेक्ट है। बट क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है?
तो आंसर है नहीं। पावर शेयर होती है अपनी जगह पर है, एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी ये अपनी जगह पर है। तो इसका आंसर है ANR आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं हम। वेरी शॉर्ट टाइप आएगा जिसमें आपको 2 या 3 वर्ड्स में 20 या 30 वर्ड्स में लिखना है। एंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, 2-3 पॉइंट्स मैक्सिमम होते हैं। स्टेट एनी वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजन डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी। बेल्जियम में क्या स्टेप लिए गए थे ताकि जो डिफरेंसेस है लैंग्वेज बेसिस पे उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो बेल्जियम ने एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी। वहां की गवर्नमेंट ने ना अमेंडमेंट तो किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन कल्चरल और रीजनल और लैंग्वेज इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के लिए उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी थी। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो भी इश्यूज होते थे उनको रिजॉल्व करवाती थी, उनको समाज में वो डिग्निटी प्रोवाइड कराती थी, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती थी। टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे मान लीजिए क्लास में है ना मॉनिटर्स होते हैं, वो सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, है ना, लेकिन लड़कियों के लिए अपन ने लड़की मॉनिटर बना दिया और लड़कों के लिए हमने लड़का मॉनिटर बना दिया। तो ये क्या हो गया, उन पर्टिकुलर जो जेंडर है उनकी प्रॉब्लम के हमने अलग अलग लीडर बना दिया। तो ऐसे ही पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर कम्युनिटीज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने के लिए हमने उन्हीं की कम्युनिटी की गवर्नमेंट बना दी। यही होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। Community government is elected by all the people irrespective of their spoken language। किसी भी लैंग्वेज की हो, जरूरी नहीं है कि एक ही लैंग्वेज के लोगों से वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बने। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक कम्युनिटी के फोकस के लिए ही बनाई जाती है, ये बात कंफर्म है, लेकिन उसमें वोट सब दे सकते हैं। तो बेल्जियम ने ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया था जिसमें वो उन कल्चरल डाइवर्सिटी और रीजनल डिफरेंसेस को वो रिजॉल्व करवाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका। श्रीलंका में हम मेजॉरिटिज्म की बात करें तो मेजॉरिटिज्म क्या होता है कि एक ग्रुप की मेजॉरिटी होना, वो सुपीरियरिटी में होना, ठीक है। मेजॉरिटिज्म एज प्रैक्टिस इन श्रीलंका मीन्स अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो, परसेंटेज ज्यादा हो, should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी कम्युनिटी, जो भी एक बाई चांस एक लैंग्वेज वाली है, मान लीजिए कि आपकी क्लास में 4 लड़के हैं, वो डोमिनेंस करते हैं, तो उनके केस में मेजॉरिटीज में हम कैसे समझेंगे कि वो 4 लड़के ही पूरी क्लास पे रूल आउट करना चाहते, किसी और को सुनना ही नहीं चाहते, तो वही मेजॉरिटीज्म होता है। तो श्रीलंका में भी यही था कि उनको लगता था जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो कि हमें भी पता है श्रीलंका के अंदर सिल्हाना स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हुआ करते थे, वो चाहते थे बस उन्हीं की चीजें मानी जाए, उन्हीं की विशेष मानी जाए, बाकी सबको इग्नोर किया जाए, यही होता है मेजॉरिटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता था, तो जो पीपल एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन ये हुआ करती, यही लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। पावर शेयरिंग को क्यों पसंद किया जाता है, उसकी क्यों नीड है, क्यों उसकी डिजायर है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो पावर शेयरिंग है ना, वो बेस है डेमोक्रेसी का, है ना, नींव बोलते हैं ना, जैसे घर की नींव स्ट्रांग होगी तो ही घर अच्छा बनेगा, तो वही पावर शेयरिंग नींव है डेमोक्रेसी की। और पावर शेयर होने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि आपके भाई को पावर है कि वो ना बाहर से सामान लेके आएगा, उसकी पावर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सामान लेके आएगा तो उसके पास पावर है कि उसको गाड़ी मिल रही है, ठीक है। आपके पास पावर है कि आप घर के सारे मैटर देखोगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आप दोनों के बीच में पावर शेयर करते तो आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि आपके पास अपने अपने सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो ऐसे ही पावर शेयर में होता है कि सबको इक्वालिटी मिलती है, तो उन ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है।
देयरफॉर इट स्ट्रांगली डिजायर्ड इन डेमोक्रेसी, इसीलिए पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है डेमोक्रेसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम टू मेजर एथनिक, एथनिक मतलब कल्चरल, नेम टू मेजर एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर हमें 2 मेजर कम्युनिटी बतानी है। हमें पता है श्रीलंका के अंदर सिन्हाला होते थे, तमिल होते थे, तमिल के भी 2 डिवीजन होते थे, ठीक है। मेजर एथनिक ग्रुप थे श्रीलंका के सिन्हालाज। पहले तो तमिल में मैंने आपको बताया 2 होते थे, एक श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका से ही बिलोंग करते थे, और एक इंडियन तमिल जिनके 4 फादर्स इंडिया के हुआ करते थे, ठीक है। तो वहां पे सिन्हाला और जो श्रीलंकन तमिल थे उनको सुपीरियरिटी में दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे अब हमारे। डिस्क्राइब द टेंशन दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर हमने जब उसका केस पढ़ा था तो एक तो बेल्जियम हुआ करता था जिसके अंदर डच लोगों को की मेजॉरिटी थी, और बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल। वहां पे उल्टा था, वहां पे जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो मेजॉरिटी में थे। बेल्जियम के अंदर टेंशन एग्जिस्ट कर रही थी डच और फ्रेंच लोगों के बीच में। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। जो माइनॉरिटी थे फ्रेंच स्पीकिंग लोग, ठीक है, वो क्या थे, रिच और पावरफुल थे। मतलब आप सोचो कि मेजॉरिटी में तो डच है ना, और थोड़े बहुत थे वो फ्रेंच वाले, ठीक है। लेकिन वो फ्रेंच वाले ऐसे ना शो ऑफ करते थे कि उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, जनरली उनके पास पैसा ज्यादा था और वो पढ़े लिखे ज्यादा थे। तो इस चीज की वजह से ना वो जो मेजॉरिटी वाले ग्रुप थे उनको सप्रेस कर लेते थे, उनको दबाते थे। तो ये चीज डच को पसंद नहीं आती थी, ठीक है। दिस मेड द डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री, और इसकी वजह से वो गुस्सा हो जाते थे। डच लोग होंगे ही सही ना, उनको लगता था कि जो उनको बेनिफिट मिले हैं, इनको फ्रेंच लोगों को, उनके पास पैसा ज्यादा है, तो वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बेनिफिट है और एजुकेशन के बेनिफिट है वो डच को बहुत बाद में मिले, ऐसा उन डच लोगों को फील होता था। द सोशल डिस्पैरिटी बिटवीन डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s और 1960 लेड द टेंशन बिटवीन देम। तो उन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस थे कि फ्रेंच उनको दबाते थे और डच लोगों को लगता था कि हमें बहुत बाद में मिला है, इस वजह से हम गरीब रह गए, है ना। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट खड़े हुए 1950 से 1960s के बीच में। इस डिफरेंस की वजह से द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटी वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। जैसे मैंने बात करी कि जो कैपिटल थी ब्रुसेल, वहां पे उल्टा था, फ्रेंच वाले मेजॉरिटी में थे वहां पर, डच वाले माइनॉरिटी में थे। एज द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन ब्रुसेल। तो ब्रुसेल के अंदर लड़ाई थोड़ी कम थी, बिकॉज फ्रेंच ऑलरेडी मेजोरिटी में, तो लड़ेगा कौन, तो बेचारे जो कम लोग हैं नंबर में वो क्यों लड़ने जाएंगे मेजोरिटी वाले ग्रुप से, जबकि उनके पास, और जो दूसरे वाला था उनके पास पैसा भी था, पावर भी थी, एजुकेटेड भी थे, तो ब्रुसेल में इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्क्राइब द वे इन विच द पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। लेवल की बात की जा रही है, ठीक है। तो लेवल्स में कहते हैं शेयर होती है फॉलोइंग वेज में। पहली बात, जो पावर शेयर होती है ऑर्गन्स के बीच में, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी था, ऑर्गन हमारे सेम बॉडी पे होते हैं, तो जो ऑर्गन होते हैं ना ये सेम लेवल पे होते हैं, ठीक है। जैसे लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उनको एग्जीक्यूट करवाती है, एंड जुडिशरी कि उन लॉ का वायलेशन हो तो न्याय दिलाने का काम करती है। ये नन ऑफ दीज ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होती कि कुछ भी मनमानी करे, एज ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। तो ये हर एक ऑर्गन होता है वो एक दूसरे पे नजर रखता है, इंटरफेयर नहीं करेगा, नजर रखेगा। अगर कुछ गलत होता तो फिर एक प्रोसीजर होता है उसको रिजॉल्व करने का, ठीक है। और ये फर्स्ट हो चुका है ऑर्गन। सेकंड आते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है, जो पावर होती है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे डिवाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर, और एक थर्ड लेवल भी बनाया गया था लोकल गवर्नमेंट, जैसे जो विलेज लेवल, सिटी लेवल पे होती है, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ठीक है, ये लेवल्स में होती है। तो इसको हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म, जिसमें लेवल्स पे होती हैं पावर डिवीजन, इसमें ऑर्गन्स में होती है पावर डिवीजन। थर्ड, पावर में बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप जैसे कि रिलीजियस ग्रुप होते हैं, लैंग्वेज ग्रुप होते हैं। जैसे हमने बेल्जियम का केस लिया
है ना, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो वो भी एग्जाम्पल है सोशल ग्रुप में पावर को दे देना। कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा उन कम्युनिटीज को पावर दी जा रही थी, ठीक है, जैसे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं। और पावर शेयर होती है, दैट कैन बी अरेंजमेंट कैन बी सीन इन वे पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए भी पावर शेयर करते हैं। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर, पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। अगर इनको लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, वो पॉलिसीज नहीं बना रही है जो उन्होंने वादे किए थे, ठीक है, तो ये प्रेशर डालने का काम करते हैं। एंड सोशल मूवमेंट जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, वो मूवमेंट के द्वारा उसके पानी को ओवर एक्सप्लॉइट होने से रोका जा रहा था। वो जो ट्राइबल्स लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा था, उनके हक के लिए लड़ रहे थे। तो ये होते हैं मूवमेंट्स के द्वारा पावर शेयर होना, है ना। उनके पास क्या पावर थी, लोगों के हित के लिए काम करने की। कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, तो इनको भी पावर मिलती है ताकि इनके जो पावर में है लोग, उनको ये लोग सप्रेस कर पाए, एजिटेट कर पाए, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर पाए, ताकि लोगों को अपना हक मिले, ठीक है। ये हमने 3 पावर शेयरिंग के जो थे पढ़ लिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजॉरिटियन मेजर टेकन इन श्रीलंका टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। सिन्हाला लोग जो थे वो मेजॉरिटी में थे, तो इनकी सुप्रीमेसी सेटअप करने के लिए क्या क्या किया गया था। मेजॉरिटिज्म, हमने मेजॉरिटी में पढ़ लिया है कि भाई मेजॉरिटी वाले ग्रुप चाहते हैं कि वो उनका ही डोमिनेंस रहे, बाकी किसी की सुनी नहीं जाए। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसने सिन्हाला जो बोलते थे लोग, उनको सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया था। और तमिल लैंग्वेज, जो दूसरे तमिल पीपल हुआ करते थे, है ना, उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट फील हुआ कि भाई सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे तो हमारी लैंग्वेज तो हम कैसे बोलेंगे, हमें तो कुछ भी काम करने के लिए सिन्हाला सीखनी पड़ेगी ना पहले, तो ये तो डिसरिस्पेक्ट हुई इनकी। सिन्हाला वालों को ही प्रेफरेंस दी जाती थी, जिससे किस चीज के लिए प्रेफरेंस, कहीं उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, किसी गवर्नमेंट जॉब पे जाना हो। मतलब कि अगर एक सिन्हाला लैंग्वेज वाला और एक तमिल लैंग्वेज वाला अगर जाएगा एडमिशन के लिए, तो पहले सिन्हाला को लेंगे, किसी भी जॉब के लिए जाएगा तो पहले सिन्हाला को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टेट शैल प्रमोट बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म की क्यों बात की जा रही है, क्योंकि जो सिन्हाला थे ना, उनका रिलीजन था बुद्धिज्म। सिन्हाला लोग थे जो मेजरली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो स्टेट ने बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया है ना। तो श्रीलंकन तमिल को यह लगा कि बुद्धिज्म जो सिन्हाला का रिलीजन है उसको तो महत्व मिल रहा है, पर इनको महत्व नहीं मिल रहा, तो इनको तो बुरा लगेगा ही सही ना। Felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leader were sensitive to their language। अब सिन्हाला वालों की लैंग्वेज को ऑफिशियल हो गई थी, गवर्नमेंट में सिन्हाला के लीडर्स थे, उनका जो रिलीजन था उसको भी सुपेरिटी दी जा रही थी, तो बाकी के जो लैंग्वेज वाले ग्रुप है उनको तो लेफ्ट आउट फील होगा ही सही ना। और अब गवर्नमेंट सिन्हाला की, तो वो क्यों तमिल्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। कंपेयर द वेज इन विच बेल्जियम एंड द श्रीलंकन्स हैव डेल्ट विद कल्चरल डाइवर्सिटी। बेल्जियम के अंदर क्या हुआ और श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, डिफरेंसेस तो लैंग्वेजेस के दोनों ही जगहों पर थे। समझ लेते हैं बेल्जियम ने कल्चरल डाइवर्सिटी को किस तरीके से डील किया कि जो डच लोग थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इन दोनों के ही वैल्यू नंबर इक्वल होंगे, मतलब डच और फ्रेंच लोग बराबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई, मतलब कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो अपने अपनी पावर को दोनों सेपरेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो कैपिटल थी ब्रुसेल, वहां पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें भी वहीं जो डिफरेंट कम्युनिटी थी डच और फ्रेंच, उसके बराबर नंबर के मिनिस्टर होंगे इस गवर्नमेंट के अंदर। एंड लास्ट अमेंडमेंट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई उन लोगों के लिए, इसको कौन इलेक्ट करता था, जिस भी कम्युनिटी की कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाती थी उसी के लोग उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में लीडर्स और रूलर्स को इलेक्ट करते थे। जिससे क्या डील करती थी ये कि कोई भी कल्चरल प्रॉब्लम आती थी उनको, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी उनको, लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट उनको रिजॉल्व करवाती थी। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका ने कैसे डील किया था। श्रीलंका के अंदर प्रेफरेंशियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, जिसने सिन्हाला को प्रेफरेंस दी थी, किसमें, यूनिवर्सिटी पोजीशन में और गवर्नमेंट जॉब में। सिन्हाला वालों को ही
प्रेफरेंस दी जाती थी यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में। स्टेट ने एक और पॉलिसी अपनाई जिसमें मेजोरिटिज्म अपनाया। मेजोरिटिज्म मतलब कि जो मेजोरिटी ग्रुप है उनकी सब मानी जाएगी। तो इसी वजह से उन्होंने उनका जो रिलीजन था बुद्धिज्म, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फेवर करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। अब ये दोनों जो हमने केस समझे, इससे हमें क्या समझ में आया कि बेल्जियम की गवर्नमेंट को तो समझ में आ गया था कि हमें दोनों ही जो अलग अलग कल्चर लैंग्वेज के ग्रुप है उनको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में एक ही ग्रुप को, सिन्हाला को मेजॉरिटी दी गई। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हो गया और बेल्जियम के अंदर एक गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रन करी। आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। हमने देख लिया कि बेल्जियम में लोगों की इच्छाओं को समझा, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, बट श्रीलंका में एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर किया गया। तो वहां पे डेमोक्रेसी अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीकों से पावर शेयर की गई थी। तो स्टेटमेंट को हमें बताना है, 3 पॉइंट्स के रेफरेंस देना है। इट इज ट्रू दैट बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसीज, दोनों में ही डेमोक्रेसी थी, बट श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेसी किस नाम से थी कि भाई सिन्हाला को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, उन्हीं की ही गवर्नमेंट बनेगी। बट उनके पास डिफरेंट सिस्टम थे पावर शेयरिंग के। बेल्जियम एक बहुत छोटी कंट्री है, बहुत कम पॉपुलेशन वाली, यूरोप की, जिसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स एथनिक मतलब कल्चरल, है ना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कल्चरल कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन है, क्योंकि वहां पे डच, फ्रेंच, जर्मन लोग हैं। ऑन द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लोग तो डच हैं, डच स्पीकिंग पीपल हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं। श्रीलंका की बात करें तो एक आइलैंड ग्रुप है जो आसपास पानी से घिरा हुआ है ना, वेयर द मेजर सोशल ग्रुप, जहाँ पे मेजर सोशल ग्रुप सिन्हाला है एंड बाकी तमिल स्पीकर हैं, है ना। ये है इनका एक कंपोजिशन। अगर हम बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उन्होंने प्रोवाइड किया है कि जिसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो हैं वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। और अगर हम दूसरी तरफ वहीं बात करें श्रीलंका की, तो जो सिन्हाला लीडर्स होते हैं, ठीक है, वहां वो डोमिनेट कर रहे थे श्रीलंकन गवर्नमेंट में, और उन्होंने मना कर दिया था हम किसी भी ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देंगे हमारे साथ। सेकंड, बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि कंट्री की यूनिटी को बनाए रखने के लिए हमें हर ग्रुप की फीलिंग को रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। Thus, many power of the central government of Belgium have been given to the state government, और इसीलिए बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर थी और फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी थी। और गवर्नमेंट का कंपोजिशन ऐसा था जिसमें कि बराबर नंबर ऑफ लीडर्स थे दोनों ही कम्युनिटीज के। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने मेजॉरिटिज्म को अडॉप्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने सिन्हाला को ही सुप्रीम रख दिया था और बाकी लोगों को कोई भी राइट नहीं दिए थे। लास्ट पॉइंट, बेल्जियम के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था रिलीजन की बेसिस पे, वहीं श्रीलंका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत हद तक था सिन्हाला को प्रेफरेंस देकर। आगे बढ़ते हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चन में। इसमें आपको एक केस दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री एमर्ज हुआ था 1948 में। जो लीडर थे सिन्हाला कम्युनिटी के, वो एक डोमिनेंस सेटअप कर ली थी गवर्नमेंट में अपनी मेजॉरिटी की वजह से। इसका रिजल्ट क्या निकला कि वहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो आई, लेकिन उन्होंने मेजॉरिटियन मेजर को अडॉप्ट कर लिया और सिन्हाला लोगों की सुप्रीमेसी सेटअप कर ली। 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास करा था जिसके अंदर सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की, हर ऑफिशियल काम में सिन्हाला लैंग्वेज बोली जाएगी, वो प्रेफरेंस दे दी थी और तमिल की फीलिंग्स को दबा दिया था। गवर्नमेंट ने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी सेटअप करी जिसमें जो भी सिन्हाला लोग होंगे उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी में प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर तमिल्स। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था जिसके अंदर उन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रोटेक्ट करने की, उसको आगे बढ़ाने की डिमांड रखी गई थी एंड वो अप्लाई भी हो गया था। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर, ये सब जो गवर्नमेंट के मेजर थे वो एक के बाद एक आए और फाइनली एलिनेशन की फीलिंग आ गई थी श्रीलंकन तमिल में कि मतलब उनको साइड किया जा रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लगा कि हमारे पास तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो बुद्धिस्ट सिन्हाला ही लीड कर रहे हैं और वो जो तमिल वाले लोग थे उनके लिए सेंसिटिव नहीं है, उनकी लैंग्वेज के प्रति, उनके कल्चर के प्रति। उनको ऐसा लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उन्होंने उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए। उनको ऐसा लग रहा था
जो तमिल थे उनको ये फील हो रहा था कि भाई हमारे तो फंडामेंटल राइट्स ही खत्म कर दिए हैं, ठीक है, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या निकला? द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े बाय द टाइम एंड फाइनली इट लीड्स टू सिविल वॉर। श्रीलंकन तमिल ने अपनी पार्टी लॉन्च करी, स्ट्रगल करे और उन्होंने बोला कि हमारी जो तमिल लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया जाए, हमें भी श्रीलंका जो सिन्हाला हैं उनके साथ इक्वालिटी दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। बट देयर डिमांड, बट अब हमें पता है कि सिन्हाला लोगों की गवर्नमेंट थी तो वो क्यों देंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो उनकी डिमांड को माना नहीं गया, ठीक है, और उसको डिनाई करा गया। 1980s तक आके बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिन्होंने डिमांड करी, उन्होंने बोला कि अगर हमारी डिमांड नहीं मान रहे तो हमें एक सेपरेट नेशन दे दो, पर उनकी ये डिमांड को भी डिनाई कर दिया गया था। क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यूएट द मेजॉरिटी मेजर टेकन बाय द सिन्हाला गवर्नमेंट। सिन्हाला गवर्नमेंट ने क्या मेजर अपनाए थे? श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था 1948 में, ठीक है, वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी। उन्होंने एक बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए थे ताकि सिन्हाला को, जो सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे, उनको सुप्रीमेसी दी जाए। सिन्हाला को ही केवल ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया था कि भाई इसी लैंग्वेज में सारा ऑफिशियल काम होगा। सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती थी जॉब और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, और बुद्धिज्म को भी स्टेट रिलीजन बना लिया गया था कि ये मेन रिलीजन रहेगा, इसी को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वॉट एक्सटेंट यू एग्री द मेजर बाय द सिन्हाला गवर्नमेंट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स? किस हद तक आप ये मानते हैं कि जो सिन्हाला गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे उस वजह से जो श्रीलंका तमिल है उनकी भावना को ठेस पहुंची थी कि वो सही थे या नहीं थे? तो ऑल द गवर्नमेंट मेजर टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेंसी, जो सिन्हाला लैंग्वेज के लोगों को प्रेफरेंस दी जा रही थी, उसके जो मेजर इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, उसने एक फीलिंग बढ़ा दी थी तमिल लोगों के लिए, के मन में वो अलगाव की भावना आ गई थी कि हमें तो भाई प्रेफरेंस दी नहीं जा रही, हमें वैल्यू नहीं दी जा रही। उनको ये लगने लगा था कि जो बुद्धिस्ट सिन्हाला हैं, बुद्धिस्ट सिन्हाला के जो लीडर्स हैं, वो सेंसिटिव नहीं है तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के प्रति और उनके कल्चर के प्रति, और उनको ये लगा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उन्होंने उनके सारे पॉलिटिकल राइट्स खत्म कर दिए हैं, मतलब उनके फंडामेंटल राइट्स से खत्म कर दिए, ये उनको फीलिंग आ गई थी। नेक्स्ट, is it justified that a denied of more autonomy of provinces lead to the dissatisfaction among the श्रीलंका तमिल? श्रीलंका तमिल के बीच में जो एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था कि उनके राइट्स को उनको तवज्जो दी जा रही है, तो क्या मतलब ये सही था, जस्टिफाइड था? वन ऑफ द डिमांड, श्रीलंकन तमिल की एक डिमांड थी, वो ये थी रीजनल ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस, जहाँ पे वेयर देयर पॉपुलेशन इज मोर। उन्होंने कहा कि हमारे लैंग्वेज को नहीं दे रहे इक्वलिटी दे रहे हो, हमारी लैंग्वेज को सुप्रीमेसी नहीं दे रहे हो, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दे रहे हो, हमें यूनिवर्सिटी और जॉब्स में इक्वालिटी नहीं दे रहे हो, तो हमें एक सेपरेट देश दे दो जहाँ पे हमारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हों, ठीक है। बट देयर डिमांड वॉज डिनाइड, बट उनकी डिमांड को, इस रीजनल ऑटोनॉमी वाली डिमांड को गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट भी किसकी थी? सिन्हाला की थी। दिस रियली अनॉयड द श्रीलंकन तमिल, और ये लास्ट उनकी डिमांड थी, इसको भी नहीं माना गया तो ये काफ़ी चिढ़ गए थे। उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये बता रहा था कि वो डिससेटिस्फाइड थे, एंड फाइनली सिविल वॉर हुई थी। ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। आई होप यू गाइज लाइक इट। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए एंड स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक यू सो मच।